नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल आरएस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता परीक्षा का पहला पेपर। और पहले पेपर के अंदर हमने जो सबसे पहला टॉपिक था वो मौर्य कला, विज्ञान और साहित्य को शुरू किया था। मौर्य काल के विषय में कुछ बातें हमने पिछली क्लास में की थी और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो है वो हमारा उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारा अशोक के शिलालेख, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। अशोक के शिलालेख आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा जो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। पीडीएफ तो आपको मिलनी है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको याद थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो मेरे बात को अगर आप मानते हो तो फिर आपको थोड़ा सा लिखते हुए चलना चाहिए। जहाँ पीपीटी की ज़रूरत होती है वहाँ पर अपने पीपीटी की बात करते हैं और जहाँ पर समझने की बात होती है वहाँ पर थोड़ा सा लिखते भी हैं अपने। तो अशोक के शिलालेखों में अगर हमें बात करनी हो तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि भारत में सबसे पहले अगर शिलालेख का किसी ने प्रचलन आरंभ किया था तो वो अशोक के द्वारा ही किया गया था। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? सर्वप्रथम प्रचलन करने वाला कौन था? अशोक। अशोक ही वो व्यक्ति था जो शिलालेखों का कंसेप्ट लेकर के आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए रह जाता है। और इसने जो अभिलेख थे इनके रूप में राज्यादेश जारी किए। अशोक ने अभिलेख के रूप में राज्यादेश जारी किए। तो ये अभिलेख वास्तव में क्या थे? राज्यादेश हुआ करते थे। क्या किए उसने? अभिलेख जो थे वो असल में क्या थे? राज्यादेश थे, राज्य के आदेश हुआ करते थे जिसमें सूचनाएं संकलित हुआ करती थी। दोस्तों, एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, अशोक वह पहला शासक था। अशोक वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित किया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए शिलालेख को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो अशोक था। अशोक ने ये शिलालेख में क्या बताया? तो उसने जो है राज्यादेश जो थे वो जारी किए थे, जो अभिलेख के रूप में हमें मिलते हैं। और अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने का कार्य किया था। दोस्तों, अब देखिएगा, अगर हम देखें कि इन अभिलेखों को हमें किस प्रकार से बांटना है तो उससे पहले एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझ लेनी है कि इन अभिलेखों से हमें मिलता क्या है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इससे हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है, उस समय के धर्म की जानकारी मिलती है, उस समय के नीति की जो जानकारी है वो हमें वहाँ से प्राप्त होती है। दोस्तों, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें प्रारंभिक तौर से पता होनी चाहिए। और अब तक लगभग 40 अभिलेख जो हैं वो इनके प्राप्त हो चुके हैं। 40 अभिलेख जो हैं वो इनके प्राप्त हो चुके हैं अशोक के। इसके बाद में दोस्तों, अगर हम इनके अभिलेखों को बांटना चाहें, अशोक के शिलालेखों का विभाजन अगर हम करना चाहें तो इसे अपने 3 भागों में बांट करके चलते हैं। हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहला भाग आता है वो है हमारा शिलालेख। क्या आएगा? शिलालेख। और दूसरा जो भाग आएगा वो आएगा स्तंभलेख। और तीसरा जो भाग आएगा गुहा या गुफालेख। ये 3 भागों में हमें इसे बांट करके पढ़ना है।
ये जो शिलालेख हुआ करते थे दोस्तों, ये जो शिलालेख हमारे थे, ये वास्तव में क्या थे? पत्थर की शिलाओं पर, पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण राज्यादेश थे। राज्यादेश, या हम यूँ कहें शासन के ये आदेश हुआ करते थे। और स्तंभ लेख क्या थे? स्तंभ लेख थे स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश या राज्यादेश, ये भी राज्यादेश ही हुआ करते थे। और गुहालेख या गुफालेख जो हैं हमें गुफाओं में प्राप्त होते हैं, गुफाओं में प्राप्त होते हैं। ये भी क्या थे? ये भी शासनादेश ही थे, ये भी राज्यादेश ही हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें और कुछ पूछा जा सकता है, तो इनकी जो लिपि थी, इसकी लिपि आपको ब्राह्मी ही देखने को मिलेगी। या और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें, समझेंगे, तो यहाँ पर आपको ब्राह्मी और यहाँ पर भी केवल आपको ब्राह्मी लिपि ही देखने को मिलती है। लेकिन शिलालेख में आपको बहुत सारी लिपियाँ देखने को मिल जाएंगी। वैसे देखें तो इस शिलालेख में और स्तंभ लेख में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। ये केवल आकार और आकृति का ही फर्क है। शिलालेख बड़े होते थे जबकि स्तंभ लेख जो है वो छोटे हुआ करते थे। इसके अलावा जो अगर कोई अंतर लें तो एक तो अंतर आ गया आकार का, और दूसरा अंतर अगर अपने लेना चाहें तो वो लिपि का भी ले सकते हैं। इनमें दो ही प्रकार के अंतर हमें देखने को मिलते हैं, इनके अलावा कोई अंतर विशेषता देखने को नहीं मिलता। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करना चाहें तो इन अभिलेखों की भाषा कौन सी थी, तो इन अभिलेखों की मेरे प्यारे दोस्तों जो भाषा हुआ करती थी, अधिकतर जो हैं उनकी भाषा थी प्राकृत। अधिकतर जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा। व अगर अपने लिपि की बात करें तो अधिकतर जो लिखे गए हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अधिकतर की भाषा जो है प्राकृत है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। केवल जो हमारे उत्तर पश्चिम के अभिलेख जो हैं वहाँ पर आपको खरोष्ठी लिपि देखने को मिल जाएगी। कौन सी लिपि देखने को मिल जाएगी? खरोष्ठी लिपि देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। और खरोष्ठी के अलावा आरामाइक लिपि भी आपको देखने को मिल जाएगी। खरोष्ठी और आरामाइक दोनों ही लिपियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक विशेष बात हमें जो याद रखनी है वो ये हमारी कि अशोक के अभिलेख ही लिखेंगे अपने अभिलेखों की सर्वप्रथम जो खोज है वो 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने की। अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी सर्वप्रथम जो खोज है वो सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफलेंथर के द्वारा की गई थी। और 1837 में जेम्स प्रिंसेप, ये नाम आपको विशेषतः याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो वो टिफेंथलर ने की थी। और इसकी लिपि को जो पढ़ने का कार्य किया था वो किसने किया था? वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अभिलेखों को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। अब एक एक करके थोड़ी सी आगे की चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं शिलालेखों की। शिलालेख, और शिलालेख में एक बात आपको विशेषतः याद रखनी है, वो है कि ये जो शिलालेख हैं ये शिलालेख 14 विभिन्न
लेखों का समूह है। ठीक है, अब ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए बताते हैं। कितने स्थानों से? ये वृद्ध शिलालेख हैं, विशेषतः अपने इनको वृद्ध शिलालेख कह सकते हैं। और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 8 स्थानों से प्राप्त। कुछ एक स्रोत जो हैं वो इस 8 के स्थान पे 7 भी बताते हैं। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जैसे भी ऑप्शन में आए हमें उसी हिसाब से चलना है। और दोनों आए तो फिर ये मान लीजिएगा वो 7 वाला पूछना चाहता है, नहीं तो 7 वाला ऑप्शन में ही आपको बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये जो हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान पे मिले हैं, इनकी बात अपने प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो हमारे पास में आता है शहबाजगढ़ी। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि चाहे आप इस पर 1 महीना लगा दो, लेकिन हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ है? पेशावर, पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी पेशावर, पाकिस्तान में। और इसकी जो लिपि है प्यारे दोस्तों, वो कौन सी रहेगी? खरोष्टी लिपि में हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो अभिलेख है हमारा मानसेहरा का अभिलेख है। और ये जो मानसेहरा का अभिलेख है ये हज़ारा में। और हज़ारा कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में ही है। और इसकी लिपि कौन सी है? खरोष्टी। अभी हमने बात भी की थी ना कि पश्चिम वाले हैं तो वहाँ पर आपको खरोष्टी लिपि देखने को मिलेगी। तीसरे की बात करें अपने कालसी, ये देहरादून में है। और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। बाकियों की लिपि आपको ब्राह्मी ही देखने को मिलेगी। 2 हैं खरोष्टी लिपि वाले, और यहीं से आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती भी है। फिर आपसे पूछा जाए गिरनार, तो गिरनार तो आप बता ही दोगे कहाँ पर है। गिरनार रह गया गुजरात में। और इसकी भी जो लिपि है वो कौन सी रहेगी? वो ब्राह्मी लिपि ही रहने वाली है। 5वें की अगर हम बात करें तो 5वां रह गया धौली। 5वां कौन सा रह गया? धौली। और धौली कहाँ है? पुरी। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा। इसकी लिपि हमने कहा ना, बाकियों की लिपि कौन सी चलेगी? वही चलनी है। 6ठा है जोगढ़, या जोगढ़ भी कहते हैं, गंजाम, उड़ीसा। और इसकी लिपि भी कौन सी? ब्राह्मी। तो अब तो याद करने में आसानी रहेगी कि एक ही है, 2 ही हैं जिनकी लिपि दूसरी है। बाकी तो सबकी जो लिपि है वो कौन सी रहेगी? ब्राह्मी लिपि ही रहेगी। एरगुडी जो है वो रह गया हमारा कुरनूल में। कहाँ रह गया? कुरनूल में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। फिर 8वां जो हमारा रह गया वो रह गया सोपारा। 8वां रह गया सोपारा। ये है थाना, महाराष्ट्र में। थाना महाराष्ट्र में रह गया। इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि भी कौन सी है? इसकी लिपि ब्राह्मी ही है। तो ये हमने देखा सिर्फ 2 थे, ये वाले 2 हैं जिनकी लिपि खरोष्टी है, बाकी सभी की जो है ब्राह्मी लिपि ही हमें देखने को मिलती है। तो ये शिलालेख हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। एक क्वेश्चन तो अपना यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने की संभावना रहती है। अब इन शिलालेखों की जो विषय वस्तु है उनके विषय में भी अपने अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। तो पहले से अपने शुरू कर देते हैं। प्रथम शिलालेख की बात करते हैं। प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु, यानी हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसमें मुख्य बात क्या है, जहाँ से मुख्य बात का मतलब मेरा कहने का ये है कि जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हम तो प्रश्नों के लिए ही इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वरना हमें क्या करना था दोस्तों? आप क्यों पढ़ते हैं ना, अभी तक नहीं पढ़ा। इसमें दोस्तों देखिएगा जीव हत्या का निषेध किया गया है, ये आपको याद रखना है। जीव हत्या का निषेध है, और यही प्रश्न जो है आपसे ज़्यादातर पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, राजकीय जो रसोई थी,
राजकीय रसोई में 2 मोर, 1 हिरण व 1 हिरण से अधिक न मारने की अनुमति, न मारने की अनुमति। ये कहा गया पहले के अंदर, है ना। और यही एक ऐसा है जिसमें कालांतर में पशु वध पर क्या करता है, ये रोक लगाने की बात करता है। कालांतर में पशु वध पर रोक। तो पहला जो शिलालेख है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पशु बलि की इसमें निंदा की गई है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पशु बलि की निंदा की गई है इसमें। और इसी में कहा है सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। दोस्तों धीरे अपने इसीलिए चल रही हैं क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाना है, इसलिए आराम से सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम शिलालेख की बात की, अब अपने बात करते हैं द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख, लेकिन इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन कोई शेष नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन की अपनी बात कर लेंगे। इसमें जो बात की गई है पशु चिकित्सा की, जो खाली आपसे मूल बिंदु जो है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो कार्य की चर्चा की गई है वो है समाज कल्याण के कार्य। समाज कल्याण कार्य की जो बात है वो इसी के अंतर्गत की गई है दूसरे शिलालेख में। हालांकि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं बनते हैं लोक कल्याणकारी और इनके विषय में। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चेर, इनकी भी चर्चा जो है इस अभिलेख में की गई है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। न केवल पशु चिकित्सा की, एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर, मानव चिकित्सा की भी बात की गई है। मानव की व पशु चिकित्सा दोनों की ही बात जो है यहाँ से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख के विषय में जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तीसरा शिलालेख कहाँ से मिला, क्या है इसमें, कौन सी इसकी मुख्य बात है। तो इसमें जो याद रखना है आपको, एक तो राजुक युक्त, ये है ये युक्त प्रादेशिक कर्मचारियों की नियुक्ति। दोस्तों लिख इसलिए रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जहाँ आपको पीपीटी की आवश्यकता होगी वहाँ पर अपने पीपीटी से भी बात करेंगे। ये इसलिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल सारी चीज़ें, जैसे जैसे अपने लिखते हैं तो ये हमारे दिमाग में जो है वो घूमती रहती है। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी, हर 5वें वर्ष में दौरा, यानी हर 5वें वर्ष में दौरा करने का उल्लेख भी इसमें था तीसरे अभिलेख के अंदर। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा चौथा अभिलेख है, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, चौथा जो अभिलेख है इसमें क्या कहा गया है, चौथे अभिलेख के अंदर है सामान्य व्यवहार के नियम। सामान्य व्यवहार के नियम। तो यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एक और चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा
धम्म का उद्घोष, धम्म का उद्घोष, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये चौथे के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में दोस्तों आगे अपने बात करते हैं 5वें शिलालेख के विषय में, कि 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है या फिर जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथे में से तो मैंने आपको बता ही दिया, चौथे में से तो आपका एक ही क्वेश्चन बनता है। और यहाँ जो आपका 5वां है, 5वां शिलालेख, 5वें शिलालेख के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। तो 5वें शिलालेख में देखिएगा सबसे जो ज़रूरी है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यही प्रश्न जो है वो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जो है इसमें बात की गई है। 5वें में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको लिख लेनी चाहिए, अशोक के राज्याभिषेक, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में, 13वें वर्ष में इसका उल्लेख किया गया है। और इनका जो मुख्य धम्म महामात्र जो लगाए जा रहे थे, इनका मुख्य कार्य था धर्म की रक्षा करना, धर्म वृद्धि के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, हितों के लिए, सुख के लिए कार्य करना, ये सारा कुछ इसमें दिया गया था। एक चीज़ इसमें 5वें में हमें और मिलती है, वो है मौर्यकालीन समाज व अर्थव्यवस्था का उल्लेख। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे ज़्यादा अगर मौर्य काल में से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाता है दोस्तों। फिर अपने बात कर लेते हैं छठे शिलालेख की। जो हमारा छठा शिलालेख है वहाँ से आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें प्रतिवेदक की नियुक्ति का उल्लेख है। किसकी? प्रतिवेदक की नियुक्ति का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। एक प्रतिवेदक की नियुक्ति की जाने वाली है जो किसी भी समय क्या करेगा, जनता की जो समस्याएं हैं उनसे सम्राट को अवगत करवाएगा। ये जन समस्या से संबंधित है दोस्तों। इतना लिख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, याद रह जाएगा दोस्तों ना, दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। फिर अपने बात करते हैं सातवां, जो हमारा 7वां शिलालेख है। 7वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बात हमारे पास में नहीं आती है। इसमें संयम, और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है, संयम तथा आत्मशुद्धि, संयम तथा आत्मशुद्धि। अगर आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो पहला आपको याद करना है, दूसरा करना है, एक 8वां करना है, एक 9वां करना है, एक 11वां करना है और एक 13वां करना है। यहाँ से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं दोस्तों। यहाँ एक प्रकार से संयम, या इसमें हम कह सकते हैं सहिष्णुता, यहाँ जो बात की गई है वो सहिष्णुता की बात की गई है। 8वें की अगर हम बात करें, 8वां जो हमारा शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है, 10वें वर्ष धर्म यात्रा, 10वें वर्ष में धर्म यात्रा का जो है उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। फिर उसके बाद में नवा अभिलेख जो है वो हमारा नवा अभिलेख, ऊपर हमने लिखा भी है, ये इम्पोर्टेंट में है। तो 9वें के अंदर इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है उसको भी देख लेते हैं। धम्म समारोह की चर्चा की गई है इसमें, धम्म समारोह की चर्चा आपको कौन से में देखने को मिलेगी, 9वें के अंदर जो है वो आपको धम्म समारोह की चर्चा देखने को मिलती है दोस्तों। इसमें जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत जो समारोह है उनकी निंदा की गई है। ये चीज़ आपको विशेषतः याद रखनी है। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत
समारोह की निंदा, समारोह की जो निंदा है उसकी बात इसमें की गई है। इसमें विशेषता आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि रोग हो जाए, विवाह हो, पुत्र जन्म हो, यात्रा आदि के समय किए जाने वाले मंगल कार्यों के स्थान पे धर्म मंगल और धर्म दान है, आपको वो करना चाहिए। यानी इसके बजाय धर्म समारोह की जो है चर्चा यहाँ पर ज़्यादा की गई है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमें ज़्यादा बताई गई है। अब हम 10वें की बात करें, 10वां जो हमारा शिलालेख है, 10वें शिलालेख में क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो राजा है, इसको इसी से लिख देता हूँ, जनहित की बात है। इसमें कोई विशेष क्वेश्चन हमारा बनता नहीं है 10वें के अंदर कि राजा या उच्चाधिकारी जो है वो हमेशा जनहित के कार्य करे। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। एक चीज़ आप यहाँ पर अगर नोट करना चाहें तो वो यही है, ख्याति व गौरव की निंदा की गई है। दोस्तों डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने इस पर थोड़ा सा विशेष रूप से समय दिया है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं 11वीं की। 11वां जो हमारा शिलालेख है, 11वें शिलालेख से क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें याद रखना है आपको, धम्म नीति की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है दोस्तों, इसमें धम्म नीति की जो है वो व्याख्या की गई है, यानी धम्म विजय की विशेषताएं। धम्म विजय की विशेषताओं के विषय में इसमें बताया गया है। फिर अपने बात करें 12वां जो शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है, उसको भी अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। 12वां जो है हमारा सर्वधर्म संभाव की बात करता है, सर्वधर्म संभाव तथा स्त्री महामात्र की भी चर्चा करता है। स्त्री महामात्र की भी चर्चा जो है इसके अंतर्गत की गई है। इसके बाद में दोस्तों 1-2 बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं अपने। 13वां जो शिलालेख है उसमें, या 13वां जो अभिलेख है उसमें किसके विषय में बात की गई है, हमने यही कहा ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा, इसीलिए हमें इसको याद करना है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसीलिए ये प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। दूसरी बात, इसमें पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, पड़ोसी राज्य का वर्णन है। तीसरी बात, इसमें अपराध करने वाली 8विक जातियों का उल्लेख है। 8विक जातियों का उल्लेख आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये 13वीं शताब्दी की जो है, 13वें शिलालेख की जो है वो मुख्यतः बातें हैं। लास्ट देख लेते हैं अपने 14वां शिलालेख। और 14वें शिलालेख में जो आपको याद करना है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो बात सिर्फ एक ही है, छोटी सी है। जनता को धम्म का जीवन ग्रहण करने का निर्देश, ग्रहण करने का जो निर्देश है वो इस शिलालेख में दिया गया है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, यहाँ से जो आपसे, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ एक चीज़ें और हैं इसमें इम्पोर्टेंट, वो भी अपने साथ साथ ही देख लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों लघु शिलालेख, लघु शिलालेख के विषय में बात कर लेते हैं। ये लघु शिलालेख कौन से थे, जो 14 शिलालेख थे उनमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम लघु शिलालेखों के नाम से जानते हैं। तो लघु शिलालेख कौन से हो गए, जो वृहत शिलालेख में शामिल नहीं हैं, वो अपने आप से क्या कहलाए थे, लघु शिलालेख के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं विशेषता, हम उनको देख लेते हैं। एक तो आता है रूपनाथ, यहाँ पर ज़्यादातर आपसे नाम से संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। दूसरा आपके पास में आएगा गुर्जरा, दतिया में है। तीसरा है सहसराम,
सहसराम, और सहसराम कहाँ है? बिहार में है। चौथा है भाबरू, ये तो आपको याद ही होगा, राजस्थान, बैराठवाला। पांचवा है मास्की, कहाँ है मास्की? कर्नाटक में। और छठा जो है हमारा ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग, चित्तलदुर्ग कर्नाटक, चित्तलदुर्ग कर्नाटक में रह गया। सातवें की बात करें तो एरगुडी, ये हमने पीछे भी लिखा है, एरगुडी आंध्र प्रदेश में है। अहरोरा, ये जो है मिर्ज़ापुर। हम केवल इनकी बात कर रहे हैं जो विशेषता इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए जानने जरूरी है, मैंने केवल उन्हीं की बात की है दोस्तों। तो ये लघु शिलालेख है दोस्तों। इसमें से नोट डाल करके एक चीज़ आप लिख सकते हैं, वो है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदेगोलम, उदेगोलम में अशोक के नाम का उल्लेख है, अशोक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे शिलालेख कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में रह जाते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख में भी व्रतलेख और लघु लेख दोनों आते हैं, लेकिन इस क्लास में अपने इसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो अपने सारे के सारे हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मे बी नेक्स्ट क्लास में जो आपका मौर्य काल वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।